हेलो लर्नर्स, यू आर वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एम एकेडमी। और आपका यूट्यूब चैनल एम एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए आज हम जीके का सेशन शुरू करेंगे। और जो कि बीपीएससी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, चाहे वो 17वीं बीपीएससी हो या फिर बीपीएससी टीआरई 4 हो या फिर एसएससी या सीजीएल, किसी का भी एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आज का जो जीके सेशन है टॉप 20 जीके सेशन वो कंटिन्यू करेंगे। और कुछ काम से हम थोड़ा सा वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब फिर वीडियो कंटिन्यू होगा, तो आप जुड़ जाइए और जल्द से जल्द जुड़िए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और साथ साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि अगले वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचे। और साथ साथ और दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे लाभ ले सकें। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करेंगे आपके साथ। तो आज टॉप 20 जीके में आपका स्वागत है और चलिए हम शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का क्वेश्चन आपके सामने है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक का उपयोग करते हैं या करेंगे। अगर आप मान लीजिए गेहूं की खेती करना है तो आप किस उर्वरक यानी किस फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और ये टोटल आज का क्वेश्चन भी पीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंसियरली देखिए और डेफिनेटली आपके किसी भी एग्जाम में 4 से 5 नंबर का बेनिफिट यहाँ से जरूर मिलेगा। तो चलिए इसका आंसर दीजिए जल्द से जल्द। पहला है नाइट्रोजन का या फिर पोटेशियम का या फिर तांबा का या फिर लोहा का। इसमें से किस फर्टिलाइजर यानी किस उर्वरक का उपयोग आप करेंगे गेहूं की खेती के लिए। तो आप जल्द से जल्द आंसर दीजिए। तो देखिए आयरन यानी लोहा का तो बिल्कुल उपयोग नहीं होगा, तांबा का भी नहीं होगा। अब है पोटेशियम या नाइट्रोजन, यानी सबसे इसमें उपयुक्त कौन सा होगा गेहूं के लिए। जल्द से जल्द अपना आंसर दीजिए। चलिए मैं बताता हूं, बी ऑप्शन जो है पोटेशियम, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही आंसर है नाइट्रोजन। यानी आप यूरिया छींटते हैं ना, देखते हैं गेहूं में यूरिया दिया जाता है और यूरिया से गेहूं की काफ़ी उपज होती है। हरित क्रांति के दौरान इस खाद का ही जो है इसी खाद का जो आगमन हुआ था और गेहूं की खेती में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई थी। तो चलिए नाइट्रोजन आप याद रखेंगे, नाइट्रोजन गेहूं के लिए बहुत ही लाभदायक है और इसलिए नाइट्रोजन ही ऑप्शन यहाँ होगा। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, वसा का संश्लेषण शरीर के किस हिस्से में होता है। यानी वसा का जो संश्लेषण है यानी जो इसकी पाचन है, इसका शरीर के किस हिस्सा में है ना इसका संश्लेषण होता है ना, तो घटित होता है मतलब कुल मिलाकर। तो ये कहाँ होता है, यानी वसा मतलब फैट का जो है संश्लेषण शरीर के किस हिस्सा में होता है। तो कह रहा है छोटी आंत में होता है, अमाशय में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है या फिर अग्नाशय में होता है। ये भी बीपीएससी का ही क्वेश्चन है, तो जल्द से जल्द बताइए अपना आंसर। चलिए मैं बताता हूँ, अग्नाशय ये गलत ऑप्शन है और साथ साथ छोटी आंत भी गलत ऑप्शन है। अमाशय ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया में ही वसा यानी फैट का जो संश्लेषण होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है, तो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। अब अगला पेज आपके सामने है और अगला क्वेश्चन भी आपके सामने है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो ऑप्शन ए है 20 दांत, या बी है 12 दांत आपके जो 12 टीथ होते हैं, या फिर सी 28 या फिर डी 4। यानी कितने दांत मनुष्य के जो हैं 2 बार विकसित होते हैं। जल्द से अपना ऑप्शन दीजिए। और अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मिलेंगे आपको, सभी पीवाईक्यू जो रिवीजन में आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो चलिए, और किसी भी कम्पिटेटिव क्विज या क्विज के लिए भी बहुत बेहतर वीडियो होने वाला है आज का। तो ये टॉप 20 जीके निश्चित रूप से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलिए मैं ऑप्शन बताता हूँ। देखिए ऑप्शन डी बिल्कुल गलत ऑप्शन है और 28 ये भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन जो है बी यानी 12 ये भी नहीं है। इसका सही ऑप्शन ए होगा 20। यानी मनुष्य का जो 32 टीथ होते हैं यानी 32 दांत, लेकिन उसमें से जो 20 दांत होता है ना, उस सब का क्या होता है 2 बार। यानी एक बार दूध का दांत जो कहते हैं ना वो टूटता है और फिर ये जमता है, यानी 2 बार दांत आते हैं और वो उनकी संख्या 20 होती है। 12 जो दांत, इस 20 के अलावा 12 दांत वो एक बार ही क्या होता है विकसित होता है, जो बाद में जमता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। तो कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र है, जीव नहीं है, जीव है, जीव टंग, यहाँ टंग की बात हुई है ना। टंग कह रहा है कि जो टंग है ना, यानी कड़वाहट के लिए, कड़वा जो स्वाद होता है, जीव के किस संवेदनशील क्षेत्र यानी किस संवेदनशील यानी सेंसिटिव क्षेत्र यानी हिस्सा में होता है, यानी जो आपका जीव होता है ना, इसके किस क्षेत्र में जो है
कड़वाहट का जो स्वाद आपको मिलता है। तो आप जल्द से जल्द बताइए किस क्षेत्र में मिलता है। ये होता है आगे का भाग यानी नोक टिप, ये किनारा होता है, ये मध्य होता है और ये आखिरी होता है अंत, पीछे का हिस्सा जिसे कहते हैं। तो देखिए कह रहा आगे का हिस्सा यानी टिप, और फिर मध्य भाग यानी मिडिल, या फिर किनारा, या फिर पीछे का भाग, कहाँ कड़वाहट का एहसास होता है। तो आप देखते होंगे कोई भी कड़वा चीज़ पीते हैं तो जब निगलते हैं, निगलने जाते हैं तब कड़वा लगता है, यानी जीभ के जो पिछली हिस्सा है ना, पिछला यहाँ, तो लास्ट हिस्सा में कड़वाहट का एहसास होता है। इसलिए आगे का हिस्सा गलत, बी का भी गलत यानी मध्य भाग, और किनारा भी गलत। इसका सही ऑप्शन पीछे का भाग होगा, यानी कड़वाहट का हमको फीलिंग कहाँ होता है, तो पीछे के भाग में होता है। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में होता है, क्या होता है, तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, तो लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में, या फिर 20% से 30% होता है, या फिर 10% से 20% होता है, या फिर 30% से 40% होता है। यानी मानव शरीर में जो है पानी कितना प्रतिशत होता है, जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल गलत ऑप्शन है, और बी भी गलत ऑप्शन है। अभी यह है डी और ए, तो डी भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन ए है, 70% पानी जो है मानव शरीर में होता है, और 30% बाकी सब मटेरियल होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है, यानी ये जितना ऑप्शन दिए हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट कौन है, यानी मुख्य स्रोत कार्बोहाइड्रेट का इसमें से कौन सा है। तो देखिए गेहूं में है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, जौ में है, चावल में है, या फिर मक्का में है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आप लोग जानते भी होंगे, और ये बीपीएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा है। तो चलिए मक्का ऑप्शन गलत है, और जौ भी गलत है। गेहूं और चावल इन्हीं दोनों में से कोई एक है, जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए गेहूं भी यहाँ कटेगा क्योंकि एक ही ऑप्शन लेना है, तो यहाँ चावल सही ऑप्शन है, यानी चावल में कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य जो स्रोत है, या मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट जो पाया जाता है वो चावल में पाया जाता है। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छा से, और ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो में जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि एक से एक क्वेश्चन आपके लिए लाया गया है जो बिल्कुल सीधे आपके एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन, और निश्चित रूप से 100% मिलने वाला है ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जल्द से जल्द आप उत्तर दीजिए, यानी आंसर दीजिए अपना। विटामिन जो रक्त के थक्के बनने में प्रभावित होता है, यानी रक्त का थक्का बनने में जो विटामिन प्रभावित होता है, वो कौन सा विटामिन है जो रक्त के थक्का बनने में हेल्प करता है या मदद करता है। तो ऑप्शन आपके सामने है, विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन सी विटामिन डी, और ऑप्शन डी विटामिन के। कौन है इसमें विटामिन जो ब्लड को यानी ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो देखिए ब्लड क्लॉटिंग यानी थक्के बनने में ब्लड का जो विटामिन है के जो है के, यही सही ऑप्शन है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। तो सही ऑप्शन डी होने वाला है, यानी विटामिन के। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 8, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस, पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं, यानी बनते हैं। तो किस प्रकार का लेंस जो हम पढ़ते हैं ना, जो ग्लास से, यानी जो चश्मा लगाते हैं या कोई भी शीशा जिस लेंस जो लेते हैं जो पढ़ने के लिए चश्मा लगाकर, तो उसमें वो कह रहा है कि वो किस लेंस का बना होता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा बी उत्तल लेंस, या सिंपल ग्लास जो होता है जो आपके घर में शीशा होता है वो, या फिर ए और बी दोनों। कौन सा ऑप्शन सही है, जल्द से जल्द बताइए। तो देखिए ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन जो साधारण है ना, ये बिल्कुल गलत है। अवतल या उत्तल, इसमें कंफ्यूजन होता है अक्सर। तो देखिए अवतल नहीं होता है, इसका सही ऑप्शन बी उत्तल होता है, और ये दोनों भी नहीं होगा, यानी सही ऑप्शन बी होगा। उत्तल लेंस जो है वो हमारे लिए पढ़ने में काम आता है, जो छोटी छोटी चीज़ें दिखाई देती है उसके लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे ये सभी क्वेश्चंस। अब चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और अगला क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जल्द से जल्द दीजिए। जैसे निम्नलिखित में से 9 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए आपको। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित होता है, यानी चार्जलेस। चार्जलेस कौन सा कण है, यानी कौन सा एटम है जो चार्जलेस होता है, यानी उस पर कोई चार्ज कोई आवेश नहीं रहता है। तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियस होता है इसमें जो सेंटर में क्या होता है, यहाँ होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ होता है सेंटर में होता है, और इसके इधर चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है मूव करते रहता है। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो प्रोटॉन पर तो आपको पता है प्लस चार्ज होता है, लेकिन जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जीरो चार्ज होता है, ये उदासीन होता है, याद रहे इस बात को। तो इसके लिए प्रोटॉन भी गलत ऑप्शन होगा निश्चित रूप से, अल्फा भी गलत होगा, इलेक्ट्रॉन भी गलत होगा। इस पर सही ऑप्शन है न्यूट्रॉन, यानी जो न्यूट्रॉन होता है ये चार्जलेस होता है,
किसी भी तरीका से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, नाभिकीय विखंडन किसके संघात के कारण होता है, यानी किसके प्रहार से जो नाभिकीय विखंडन शुरू हो जाता है। तो आपको पता है यूरेनियम 235 पर जो है किसका, नाइट्रोजन का प्रहार किया जाता है। तो ये क्या होता है, इसका विखंडन शुरू हो जाता है और उसी से नाभिकीय विखंडन यानी परमाणु बम का भी आपको पता होगा कि इसी सिद्धांत पर उसका आविष्कार किया गया था। तो चलिए इसका सीधा ऑप्शन आप समझ गए, आपको कि इसका किसका संघात किया जाता है, तो नाइट्रोजन का किया, सॉरी न्यूट्रॉन का किया जाता है। किसका, न्यूट्रॉन का, नाइट्रोजन का नहीं, ये तो गैस है ना। तो प्रोटॉन भी गलत है, इलेक्ट्रॉन भी गलत है, यानी न्यूट्रॉन का जो है उसका जो है चोट मारा जाता है, उस पर संघात होता है न्यूट्रॉन का और उसी से नाभिकीय विखंडन शुरू होता है। तो चलिए आज का सारा क्वेश्चन दिलचस्प है, आप जमे रहिए क्वेश्चन पर, वीडियो में अंत तक बने रहिए और सभी क्वेश्चंस का आनंद लीजिए और अपना रिवीजन करिए और अपना स्टडी जो नॉलेज है उसको स्ट्रांग बनाइए। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन भी दबा लीजिए। और पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाकर सभी वीडियोज को 1 बाय 1 देख सकते हैं, आपका नॉलेज और भी बेहतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, बाढ़ सुपर थर्मल पावर, बाढ़ यानी फ्लड सुपर थर्मल पावर जो होता है पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर किस राज्य में स्थित है, इसका सही ऑप्शन दीजिए। जैसे ए है बिहार, बी है कर्नाटक, सी है राजस्थान, डी है पंजाब। देखिए जहां बाढ़ ज्यादा आएगा वहीं की बात होगी, तो पंजाब भी कैंसिल, कर्नाटक भी कैंसिल, राजस्थान भी कैंसिल। इसका सही ऑप्शन बी है, ये है बिहार। बिहार जो है, बिहार में बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन का स्थापना किया गया है और ये पटना जिला में है, तो याद रखेंगे इस बात को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है त्रिवेणी नहर, ध्यान से देखिएगा, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। त्रिवेणी जो नहर है वो किस नदी पर निर्मित है, तो कह रहा है सोन नदी पर है, कोसी नदी पर है, गंडक नदी पर है या फिर गंगा नदी पर है। जल्द से जल्द बताइए, बीपीएससी का सारा बीपीएससी का पीवाईक्यू है, तो अपने आप को जज भी करिए कि आपका नॉलेज कितना है, कहाँ है और कितना और मेहनत करना है। तो चलिए सोन नदी कैंसिल, गलत ऑप्शन है, कोसी भी कैंसिल है, गलत ऑप्शन है, लेकिन याद रखिएगा कोसी नदी को ही बिहार का क्या अशोक नदी कहा जाता है। गंगा नदी ये भी गलत ऑप्शन, इसका सही ऑप्शन गंडक है, यानी गंडक पर त्रिवेणी नहर क्या है स्थित है यानी निर्मित है, उसी पर डिपेंड भी है। तो आप याद रखिएगा गंडक नदी से ही त्रिवेणी नहर का जो है उद्गम स्थल है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ गया है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि प्रायः, ये प्रयास नहीं है, ये प्रायः था, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, प्रायः कहा गया है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, यानी अक्सर किसकी सलाह से राज्य में जो होता है यानी स्टेट में राष्ट्रपति शासन है ना, प्रेसिडेंट रूल लागू किया जाता है ना। तो आप बताइए मुख्यमंत्री की सलाह पर, लेजिस्लेटिव असेंबली के सलाह पर या फिर गवर्नर के सलाह पर या फिर उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीश के सलाह पर, किसके सलाह पर राष्ट्रपति शासन राज्य में लागू किया जाता है। तो कितने लोगों का जवाब मुख्यमंत्री होगा, जो कि बिल्कुल गलत है ना। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हाई कोर्ट के जज होते हैं, बिल्कुल गलत है। लेजिस्लेटिव असेंबली और गवर्नर इसी में से किसी पर एक पर होगा। तो देखिए लेजिस्लेटिव असेंबली का भी कोई भूमिका नहीं होती है, इसमें भूमिका होती है गवर्नर की यानी राज्यपाल की। राज्यपाल के सिफारिश पर, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए 14 नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 14, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, यानी भारत में संविधान दिवस कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपके सामने 26 जनवरी, 26 दिसंबर, सी 26 नवंबर और डी 26 अक्टूबर। जल्द से जल्द बताइए, अभी ये हाल ही में मनाया गया है भारतीय संविधान दिवस, तो 26 अक्टूबर गलत ऑप्शन है, 26 जनवरी और उसको छोड़ दीजिए, अभी 26 दिसंबर गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन 26 जनवरी भी नहीं है, इसका सही ऑप्शन सी है, यानी 26 नवंबर को जो है अभी 26 नवंबर को मनाया गया संविधान दिवस। तो याद रखिएगा जरूर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है अंगीकृत किया गया था और 50 में लागू हुआ था। तो इस बात को याद रखेंगे और निश्चित रूप से 1 नंबर यहाँ से आपका पक्का होना ही होना है। तो वीडियो में जरूर बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि और भी लाभ मिले आपको। चलिए आज का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना
की मांग किस वर्ष में किया गया? यानी जो मुस्लिम लीग जो संस्था थी, है ना, पार्टी थी, इसके द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग किस वर्ष में पहली बार उठा, है ना, पहली बार किस बार उठा था, किस वर्ष में? तो कह रहा है 1939 में, 1940 में, 1941 में या फिर 1942 में। देखिए ये बहुत क्लोज ऑप्शन है ना। हालांकि चर्चा तो हुई थी, लेकिन कह रहा है कि पहली बार जो है ना पाकिस्तान की मांग, पाकिस्तान बनाने की मांग यानी स्थापना करने की मांग किस वर्ष उठी? तो देखिए 1939 में नहीं और 41 में भी नहीं। 42 तो भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट था, ये यहाँ नहीं। इसका सही ऑप्शन 1940 में जो है सर्वप्रथम जो पाकिस्तान की स्थापना की मांग की गई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, नाउ और नेवर, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? एक पैम्फलेट छपी थी उस समय आज़ादी के समय में, है ना, जब आज़ादी का संघर्ष चल रहा था, तो उसमें एक ये पैम्फलेट छपता था लोगों के लिए, है ना, नाउ और नेवर। इस पैम्फलेट को किसने छापा था, किसने लिखवाया था? ये कहना का मतलब है कि किसके द्वारा छापा जाता था, किसने लिखा था इसको? तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद इकबाल या रहमत अली या खफी खान। इसमें से कह रहा है ना कि कौन, नाउ और नेवर पैम्फलेट किसने लिखा था? तो जल्द से जल्द अपना ऑप्शन बताइए। तो देखिए मोहम्मद अली जिन्ना गलत ऑप्शन है, खफी खान भी गलत ऑप्शन है, मोहम्मद इकबाल भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन है रहमत अली। रहमत अली के द्वारा ही नाउ और नेवर पैम्फलेट लिखा गया था। चलिए आज का हम सेशन अंत की तरफ है और कुछ विशेष क्वेश्चन आपके सामने होने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए और आनंद लीजिए वीडियो का, और साथ साथ अपना नॉलेज भी ग्रो करिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? ये जयप्रकाश नारायण जो हैं किस पार्टी से जुड़े थे? कांग्रेस पार्टी से, बी कम्युनिस्ट पार्टी से, सी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से या फिर डी किसान सभा से? तो देखिए सब लोग जानते हैं कांग्रेस पार्टी से गलत ऑप्शन है, कम्युनिस्ट पार्टी से भी गलत ऑप्शन है, लेकिन ये किसानों के साथ भी रहते थे तो यहाँ क्लोज ऑप्शन कर दिया गया है। लेकिन हमें एग्जैक्ट बताना है तो देखिए डी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ सी ऑप्शन के अनुसार। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी एकदम 100% इससे जुड़े हुए थे, इसके संस्थापक भी थे बिहार में। तो याद रखिएगा इस बात को, जयप्रकाश नारायण ही है। अगर पूछ रहे संस्थापक तो जयप्रकाश नारायण ही ऑप्शन मारिएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देख लीजिए। वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया? यानी खुदाई खिदमतगार नामक संगठन किसने बनाया 1929 में? तो 1929 में कह रहा है ऑप्शन अली बंधु ने या फिर मोहम्मद इकबाल ने या फिर रहमत अली ने या फिर अब्दुल गफार खान ने, है ना। तो आपको बताना है। इसी को लाल कुर्ती के नाम से भी मैं याद दिला देता हूँ, लाल कुर्ती, याद आया लाल कुर्ती। तो लाल कुर्ती के नाम से भी इनको जाना जाता था, इनके सदस्यों को, क्योंकि ये सब लाल कुर्ती पहनते थे। याद रखिए इनके सारे मेंबर्स। तो अली बंधु गलत ऑप्शन है, रहमत अली गलत ऑप्शन है, मोहम्मद इकबाल भी गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या है? अब्दुल गफार खान, यानी खान अब्दुल गफार खान का आपको नाम याद है। इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है, और ये पहले जो है विदेशी नागरिक है जिनको भारत रत्न का भी अवार्ड दिया गया था। तो इनको इतने तरीक़े से याद रखिएगा, बहुत सारा क्वेश्चन इन पर बनता है। आई होप आप समझ रहे होंगे, वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे और बहुत सारे अपने नॉलेजों में वृद्धि कर रहे होंगे। तो चलिए बने रहिए वीडियो में, और आखिरी क्वेश्चन आपके सामने है, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ है, और आप निश्चित रूप से इन सभी क्वेश्चंस का आनंद लीजिए। चलिए क्वेश्चन लास्ट देखिए। 5 मार्च 1931 को निम्न में से कौन सा समझौता हुआ? यानी 5 मार्च 1931 में कौन सा समझौता हुआ? तो ऑप्शन है ए इमर्सन गांधी समझौता, इमर्सन और गांधी समझौता, या फिर हैले और गांधी समझौता, या फिर इरविन गांधी समझौता, या फिर गांधी और साइमन समझौता। तो देखिए सब लोग जानते हैं हैले समझौता नहीं है, गांधी और साइमन समझौता नहीं है, इमर्सन और गांधी समझौता नहीं है, ये सब गलत है। इस सही ऑप्शन है इरविन गांधी समझौता। आपको पता है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था, दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। और इसी के बाद से गांधी जी कहाँ? इसी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने गए थे। आगे चलिए आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, CR दास व मोतीलाल नेहरू ने किया था, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू ने किया था? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू की वजह से ही ये स्वराज पार्टी की गठन हुई थी, क्योंकि इन्होंने बात नहीं माना था किनका? तो CR दास और मोतीलाल नेहरू का, और इसलिए ये लोग दोनों आदमी मिलकर अलग पार्टी बनाए, है ना। स्वराज पार्टी का नाम दिया गया, स्वराज पार्टी का गठन इन लोगों ने किया। तो इसलिए महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ये सब गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन CR दास, मोतीलाल नेहरू
CR दास और मोतीलाल नेहरू दोनों लोग मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किए थे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा और इसी तरीक़ा से आप अपना प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी शेयर भी करिए ताकि और लोग तक पहुंचे वीडियो, और इस एम एकेडमी परिवार को आप बनाने में हेल्प करिए। और निश्चित रूप से TRE 4 हो या फिर 17th BPSC है, ये सब में जो है ये क्वेश्चन आपके लिए ये सीरीज चलेगा और इस सब में निश्चित रूप से 4 से 5 क्वेश्चन आपका सीधा यहाँ से लड़ने वाला है, या फिर TRE 4 हो, सभी में आपको ये TRE 4.0 ये सब में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए अब समय हो गया आपसे विदा लेने का, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।